बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में हमारा थर्ड चैप्टर है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। उसका आज हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूरोट्रांसमीटर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। इसके साथ साथ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोट्रांसमीटर्स को बॉडी के जो है ना केमिकल मैसेंजर्स भी बोला जाता है। सेकंड नेम है इनका, याद रखिएगा। स्टार्ट करते हैं। नॉट नॉट ओनली डू द न्यूरल सिग्नल्स ट्रेवल विया इलेक्ट्रिकल चार्जेस विद इन द न्यूरॉन बट दे आल्सो ट्रेवल विया केमिकल ट्रांसमिशन बिटवीन द न्यूरॉन। जो हमारी बॉडी है ना, इसके अंदर जो कम्युनिकेशन दो तरह से हो रही होती है न्यूरॉन्स के दरमियान में। न्यूरॉन्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन दो तरह से होती है, एक तो होता है हमारा न्यूरल सिग्नल, ठीक है, या उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोलते हैं। एक दो सिग्नल होते हैं जिनके थ्रू हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती है न्यूरॉन्स में। एक होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एक होता है केमिकल सिग्नल। जब न्यूरॉन के अंदर से मैसेज गुजर रहा होता है ना, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। यानी कि एक जो न्यूरॉन है ना, उसके अंदर से जब मैसेज गुजर के दूसरे न्यूरॉन तक जाना है, तो दूसरे न्यूरॉन से जाने से पहले तक जो मैसेज होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल। लेकिन जैसे ही साइनेप्सिस पे बात आती है, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर होना होता है ना, तो वो फिर मैसेज बन जाता है केमिकल मैसेज, यानी कि हमारा केमिकल सिग्नल बन जाता है। ठीक है, तो दो तरह से हमारा मैसेज ट्रांसफर होता है, याद रखिएगा। न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स आर सेपरेटेड बाय जंक्शन एरियाज नोन एज सिनैप्स। जो न्यूरॉन्स है ना, आपस में सेपरेटेड होते हैं, इस तरह जंक्शन एरिया होता है जिसको सिनैप्स बोलते हैं। ये क्या होता है? एरियाज वेयर द टर्मिनल बटन्स एट द एंड ऑफ द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन। एक न्यूरॉन का टर्मिनल बटन, एंड बट नॉट क्वाइट टच द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर। और दूसरे के जो डेंड्राइट, एक न्यूरॉन का टर्मिनल बटन और दूसरे के डेंड्राइट्स एक दूसरे से क्या करते हैं? मिलते हैं। नॉट क्वाइट का मतलब है कि बिल्कुल नहीं जुड़ जाते, थोड़ा सा उनमें डिस्टेंस होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, जैसे जैसे आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद द synapses provide a remarkable function because they allow each axon to communicate with many dendrites in neighboring cells। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रही होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के दरमियान में। बिकॉज a neuron may have synaptic connections with thousands of other neurons, the communication links among the neuron is the nervous system allow for a highly sophisticated communication system। यहाँ पर वो कहते हैं जो कम्युनिकेशन हो रही होती है बहुत ही sophisticated, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो रही होती है। ये पिक्चर में आपको नजर आ भी रहा होगा। ये टर्मिनल बटन है जो ऊपर वाला है, और जो दूसरा है नीचे वाला, वो है डेंड्रॉइड्स। इसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और इसको बोलते हैं जो नीचे वाला है पोस्ट सिनेप्टिक। यानी कि प्री सिनेप्टिक जो इन्फॉर्मेशन देता है, और पोस्ट सिनेप्टिक जो इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है। और इस गैप को बोलते हैं सिनेप्टिक गैप। जहां पर आपको टर्मिनल बटन से नजर आ रहे हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, यहां पर आके जो मैसेज है ना, वो केमिकल मैसेज बन जाता है। न्यूरॉन से यहां तक मैसेज आता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में, यहां से फिर वो केमिकल की फॉर्म में चेंज होता है, केमिकल की फॉर्म में ही दूसरे न्यूरॉन को जाता है। जैसे दूसरे न्यूरॉन में जाता है, वो फिर दोबारा से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हो जाता है, और इसी तरह से काम चलता रहता है। When the electrical impulse from the action potential reaches the end of the axon, it signals the terminal button to release neurotransmitter into the synapse। जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है ना यहाँ पर, तो ये फिर आके इसको कमांड मिलती है कि इसको इस मैसेज को न्यूरोट्रांसमीटर में चेंज कर दो, यानी कि केमिकल में। तो वो फिर इसको केमिकल में बदल देता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? इज अ केमिकल दैट रिलेज सिग्नल अक्रॉस द सिनेप्स बिटवीन न्यूरॉन। न्यूरॉन के दरमियान सिनेप्सिस में जो सिग्नल्स को रिले कर रहा होता है। रिले का मतलब क्या होता है कि रिसीव भी करता है, उसके बाद फिर आगे ट्रांसफर भी कर देता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर ही कर रहा होता है सिनेप्सिस में। सिनेप्स जहां पर वो एक के डेंड्राइट और दूसरे के टर्मिनल बटन मिल रहे होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर ट्रेवल अक्रॉस द सिनेप्टिक स्पेस बिटवीन द टर्मिनल बटन। मतलब है उनके दरमियान में क्या करता है? ट्रेवल करते हैं, और मतलब एक न्यूरॉन के टर्मिनल बटन से रिलीज होकर दूसरे तक जाते हैं, और फिर बाइंड हो जाते हैं वहां पर जाके। उन साइड्स में जाके बाइंड्स होते हैं जिनको बेसिकली जो उसके मुतलका होते हैं। फर्दर मोर डिफरेंट टर्मिनल बटन रिलीज डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब कि हर टर्मिनल अपने हिसाब से न्यूरोट्रांसमीटर जो उसके पास होता है वो रिलीज करता है। एंड डिफरेंट डेंड्राइड्स आर पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स। और जो दूसरे डिफरेंट न्यूरो मतलब के जो डेंड्राइड्स होते हैं ना, जिस तरह का न्यूरोट्रांसमीटर होगा उसी तरह का डेंड्राइड्स का जो गेट ओपन होगा और उसको एक्सेप्ट कर लेगा, रिसीव कर लेगा।
द डेंड्राइट्स विल एडमिट द न्यूरोट्रांसमीटर्स ओनली इफ दे आर द राइट शेप टू फिट इन द रिसेप्टर साइट्स के, यानी कि उसके अकॉर्डिंग न्यूरोट्रांसमीटर होगा ना जो डेंड्राइट के, तो ही वो उसको रिसीव करेगा, अदरवाइज रिसीव नहीं करेगा। फॉर दिस रीजन द रिसेप्टर साइट्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स आर ऑफन कंपेयर टू अ लॉक एंड की। इनको चाबी और ताले की मिसाल से भी समझा जाता है कि ये चाबी और ताले की मिसाल है, जो रिसेप्टर साइट और न्यूरॉन है ना, यानी कि जो गेट होगा ना जिस न्यूरॉन का, वो उसी में जाके फिट होगा। अगर उससे उस गेट से मुतल्लिका न्यूरॉन सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है तो वो गेट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिसीव नहीं करेगा। अच्छा, जो न्यूरोट्रांसमीटर, दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। आर एक्सेप्टेड बाय द रिसेप्टर्स ऑन द रिसीविंग न्यूरॉन्स, देयर इफेक्ट मे बी एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी। दो तरह के इफेक्ट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के, एक तो एक्साइटेटरी होता है, दूसरा इनहिबिटरी होता है। एक्साइटेटरी क्या होता है? एक्साइटेटरी इन दैट दे मेक द सेल मोर लाइकली टू फायर, कि ये बेसिकली प्रोसेस को ऑन कर देगा, ये एक्टिव कर देगा, कि मतलब एक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। अगर हम एक्साइटेटरी में रिलीज की बात करें तो बेसिकली ये न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवाता है। एक्साइटेटरी फंक्शन का मतलब होता है कि रिलीज करवाना, और इनहिबिटरी का मतलब होता है कि उसको फायर होने से रोकना, रिलीज होने से रोकना। ये दो तरह के इफेक्ट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के। एक्साइटेटरी यानी कि उसको रिलीज करवाना, एक्टिव करना, और इनहिबिटरी उसको रोकना। Furthermore, if the receiving neuron is able to accept more than one neurotransmitter, अब ऐसे भी होता है कि एक जो है ना न्यूरॉन जो है एक से ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव कर सकता है, एक से ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर को, देन इट विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी प्रोसेस ऑफ ईच। अगर एक से ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स को वो एक्सेप्ट करता है ना कोई न्यूरॉन, तो फिर उसमें क्या होता है, दो तरह के हमारे पास पता है इफेक्ट होते हैं, एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी। ठीक है, दो तरह के। अब वो कहते हैं कि ये दोनों में से कौन सा होगा, या कौन सा बेसिकली वहां पर अपना रोल प्ले करेगा। इनहिबिटरी फंक्शन होगा या सॉरी सॉरी इनहिबिटरी इफेक्ट होगा या एक्साइटेटरी इफेक्ट होगा। तो वो उसका जवाब क्या है? इफ द एक्साइटरी इफेक्ट्स ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स आर ग्रेटर देन द इनहिबिटरी, जो इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना, यानी कि अगर एक्साइटेटरी इफेक्ट जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इनहिबिटरी से, तो एक्साइटेटरी हो जाएगा। अगर इनहिबिटरी बड़ा है या ज्यादा है तो इनहिबिटरी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। द न्यूरॉन मूव्स क्लोजर टू इट्स फायरिंग थ्रेशोल्ड इफ इट रीचेस द थ्रेशोल्ड, यानी कि वो थ्रेशोल्ड में जाएगा। थ्रेशोल्ड अगर उसको थ्रेशोल्ड को वो कर लेता है टच, तो वो फिर फायर हो जाएगा, अदरवाइज फायर नहीं होगा। तो ये मतलब जो भी इफेक्ट होगा ना, एक्साइटेटरी ज्यादा होगा स्ट्रॉन्ग तो वो फायर हो जाएगा, इनहिबिटरी ज्यादा होगा तो वो फायर नहीं हो पाएगा, यानी कि वो एक्शन पोटेंशियल नहीं हो पाएगा। अच्छा, उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द रिसेप्टर साइट्स। अब इसके बाद एक तो ये होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए, वो उसके मुतलका गेट खुले, उन्होंने इसको रिसीव कर लिया और बात खत्म। अब एक और चीज होती है कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं। ठीक है, जब वो पैगाम जा रहा होता है तो वो जब गेट बंद हो जाते हैं, जो पोस्ट सिनेप्टिक सेल होता है, तो फिर कुछ न्यूरॉन ट्रांसमीटर्स बच जाएंगे उस गैप में, जो सिनेप्टिक गैप होता है हमारे पास। फिर उसका क्या होता है, जैसे हमने ये ऊपर देखा था यहाँ पर। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए तो यहाँ से गेट ओपन हुए, उन्होंने रिसीव कर लिए, लेकिन कुछ न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ बच जाते हैं इस गैप में। उसका क्या होता है? Neurotransmitters that are not accepted by the receptor sites must be removed from the synapse in order for the next potential stimulation of a neuron to happen. अब वो कहते हैं कि अगला जो एक्शन पोटेंशियल होना होता है, अगला मैसेज क्या होना होता है, मतलब अगला मैसेज ट्रांसमिट होना होता है, तो उसके लिए ये जो पहले वाले न्यूरो ट्रांसमीटर है उनका वहां से खत्म होना बहुत जरूरी होता है। वो कैसे खत्म होता है? दिस प्रोसेस अकर्स इन पार्ट थ्रू द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स बाय एंजाइम्स कॉल्ड इनएक्टिवेशन। ये एक तो तरीका ये होता है कि इसको इनएक्टिव कर दिया जाए। इनएक्टिवेशन का मतलब क्या होता है? उसको न्यूरोट्रांसमीटर्स को ब्रेक डाउन कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। एक तो प्रोसेस ये होगा। दूसरा क्या होगा? इन पार्ट थ्रो रीअपटेक। रीअपटेक, अब दूसरा काम क्या होता है? रीअपटेक करना। रीअपटेक का मतलब क्या होता है? रीअपटेक का मतलब होता है प्रोसेस इन विच न्यूरोट्रांसमीटर देयर आर इन द सिनेप्स आर रीअब्सॉर्ब्ड into the transmitting terminal buttons reading to again be released after the neuron fires। अब रीअपटेक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जिस जगह से या जिन सेल्स ने इसको रिलीज किया था न्यूरोट्रांसमीटर्स को, ये वापस उसी में चले जाते हैं। जैसे टर्मिनल बटन्स है ना जो इसको रिलीज करते हैं, ये वापस उन्हीं टर्मिनल बटन्स में चले जाएंगे
जिनसे निकले थे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि वो जो एंजाइम्स है ना इसको तोड़ फोड़ देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, जो एक्स्ट्रा न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे वहां पर। अच्छा, उसके बाद more than 100 chemical substances produced in the body have been identified as neurotransmitters। 100 से ज्यादा जो केमिकल्स तलाश किए गए हैं, फाइंड किए गए हैं, उनको न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। एंड दीज सब्सटेंसेस हैव अ वाइड एंड प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन इमोशन, जो कि हमारे इमोशंस को, कॉग्निशन को, बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर स्ट्रगल्स सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलेट आवर एपिटाइट, हमारी भूख को भी रेगुलेट करते हैं, हमारी मेमोरी पर इफेक्ट डालते हैं, हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, एज वेल एज आवर मसल्स एक्शन एंड मूवमेंट, हमारे मसल एक्शन और मूवमेंट को भी ये इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। इनकी डिटेल हम टेबल में देखते हैं आगे जाके। डोपामीन एक मतलब टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर है। ये क्या करता है, ये मोटिवेशन और इमोशन में अपना रोल प्ले करता है, इन्फ्लुएंस करता है और स्किज़ोफ्रेनिया के साथ लिंक्ड होता है। अगर ये इंक्रीज हो जाए तो स्किज़ोफ्रेनिया होता है बंदे को। उसके बाद सेरोटोनिन है, ये मूड, स्लीप, एग्रेशन में अपना रोल प्ले करता है, इन्फ्लुएंस करता है और डिप्रेशन इसके साथ लिंक्ड होता है। अगर ये कम हो जाए तो डिप्रेशन हो जाता है। उसके बाद एसिटाइलकोलिन है हमारे पास, इज इन्वॉल्व इन मेमोरी, मेमोरी के अंदर अपना रोल प्ले करता है एसिटाइलकोलिन, एंड इज लिंक्ड टू अल्जाइमर डिजीज, और अल्जाइमर डिजीज इसकी वजह से होती है। उसके बाद है एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड बाय विगरस एक्सरसाइज आर द बॉडीज नेचुरल पेन रिलीवर्स। एंडोर्फिन बेसिकली ये भी न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें पेन के दौरान रिलीफ फील करा रहे होते हैं, यानी कि पेन से हमें बचा रहे होते हैं, या पेन फील हमें नहीं करवाते। एंडोर्फिन्स जब ये रिलीज होता है ना तो पेन हमें मतलब फील नहीं होता। जब खास तौर पर जब हम पेन किलर्स लेते हैं या कोई हमें इंजेक्शन वगैरह लगता है ना, जब कोई हमारी सर्जरी वगैरह होती है, तो उस वक्त पेन से हमें यही एंडोर्फिन्स ही बचा रहे होते हैं, ये हमें दिया जाता है। अच्छा, सम केमिकल्स इन द बॉडी कैन अकर आइदर एज न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स। अब कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो होते हैं जो एज अ हार्मोन भी अपना रोल प्ले करते हैं और एज अ न्यूरोट्रांसमीटर भी अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, वो केमिकल जो कि ब्लड स्ट्रीम में मतलब डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं और वहीं पर अपना क्या करते हैं, उसी के थ्रू अपना इफेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। जबकि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये हमारे न्यूरॉन्स में क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं, बनते हैं। उसके बाद है जी नॉरएपिनेफ्रिन, ऑल्सो नोन एज। अब ये नॉरएपिनेफ्रिन जो है ना, ये दोनों ही इसके काम होते हैं। एज अ न्यूरोट्रांसमीटर भी अपना रोल प्ले करता है नॉरएपिनेफ्रिन, और एज अ हार्मोन भी। नॉरएपिनेफ्रिन ऑल्सो नोन एज नॉरएड्रेनालिन, इसको नॉरएड्रेनालिन भी कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद इज वन ऑफ दीज केमिकल्स विद द ड्यूल रोल, इनका ड्यूल रोल होता है, यानी कि केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर भी और हार्मोन भी। As a neurotransmitter, norepinephrine increase arousal and play a role in learning and memory। arousal में अपना रोल प्ले करता है एज अ हार्मोन, और लर्निंग सॉरी एज अ न्यूरोट्रांसमीटर अराउजल में अपना रोल प्ले करता है, इसके साथ साथ लर्निंग और मेमोरी में भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है, इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। उसके बाद अगर एज अ हार्मोन इसको देखें, norepinephrine produced by the synthetic nervous system also stimulate the biological response associated with fear and anxiety। ये फियर एंजाइटी के अंदर भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है जो नॉरएपिनेफ्रिन है। एज बोथ अ न्यूरोट्रांसमीटर एंड अ हार्मोन, नॉरएपिनेफ्रिन इज पार्ट ऑफ द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स that elevates heart rate, causes the release of blood glucose and increase blood flow to the muscles in preparation for emergency action। आपने सुना होगा कि हमें ना फाइट एंड फ्लाइट के अंदर समटाइम जब हम इमरजेंसी में किसी में फंस जाते हैं ना, तो वहां पर हमारा फाइट एंड फ्लाइट वाला जो मोड है वो ऑन हो जाता है। उसमें फिर नॉरएपिनेफ्रिन अपना रोल प्ले कर रहा होता है कि हमें उस सिचुएशन से डील करने के लिए ये प्रिपेयर कर रहा होता है, हमारी हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहा होता है, एलिवेट करता है, इसके साथ साथ ये रिलीज करवाता है ब्लड ग्लूकोज को, इसके साथ साथ फ्लो इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द मसल्स, उन मसल्स तक अपने ब्लड फ्लो को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, जिनकी हमें जरूरत होती है इमरजेंसी में उस सिचुएशन से निपटने के लिए। अच्छा, उसके बाद ड्रग्स दैट वी माइट इंजेस्ट आइदर फॉर मेडिकल रीजंस आर रिक्रिएशनली। अब जो ड्रग्स हमें ले रहे होते हैं मेडिकल की वजह से, यानी कि हमें कोई प्रॉब्लम होती है उस वजह से, या रिक्रिएशनली हम ले रहे होते हैं अपने अब कह सकते हैं परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, कैन एक्ट लाइक न्यूरोट्रांसमीटर टू इन्फ्लुएंस आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। वो एज अ न्यूरोट्रांसमीटर अपना रोल प्ले करती है हमारे थॉट्स को, फीलिंग्स को, बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। अच्छा, अब इसमें दो तरह के इफेक्ट्स होते हैं, यानी कि ये जो ड्रग्स होती है ना, दो तरह से अपना रोल प्ले करती हैं, अगोनिस्ट के तौर पर और एंटागोनिस्ट के तौर पर। अगोनिस्ट का मतलब क्या होता है, वो ड्रग्स
agonist is a drug that has chemical properties similar to a particular neurotransmitter, पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर अपना रोल प्ले करती है ये ड्रग, एंड thus mimics the effects of the neurotransmitter or increase the activity of a neurotransmitter। ये बिल्कुल उसी न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह ही इफेक्ट कर रही होती है जिस तरह से ओरिजिनल न्यूरोट्रांसमीटर करते हैं। ठीक है, एगोनिस्ट यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स के तौर पर ये अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। When an agonist is ingested, जब इसको लिया जाता है, it binds to the receptor sites in the dendrites to excite the neuron, यानी कि ये डेंड्राइट्स के साथ क्या कर देते हैं, बाइंड हो जाते हैं और फिर इसी तरह का आप कह सकते हैं इफेक्ट क्रिएट करते हैं जो एज अ न्यूरोट्रांसमीटर कोई कर रहा होता है। स्टिल अदर एगोनिस्ट वर्क बाय ब्लॉकिंग द रीअपटेक ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर इटसेल्फ, और न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो रीअपटेक होता है ना, यानी कि उनका वापस जाना है, उसको भी ये रोक देते हैं, क्योंकि उसका इफेक्ट इन्होंने करवाना होता है ना, उसका रोल प्ले करना होता है उस न्यूरोट्रांसमीटर का पर्टिकुलर का, तो इसका रीअपटेक भी रोक देते हैं। व्हेन रीअपटेक इज रिड्यूस्ड बाय द ड्रग, मोर न्यूरोट्रांसमीटर्स रिमेन इन द सिनेप्स इंक्रीजिंग द इट्स एक्शन। फिर वो क्या होता है कि जब रीअपटेक रुक जाता है, उनका वापस जाना रुक जाता है, तो फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर वहीं सिनेप्सिस में रह जाते हैं। जब वो सिनेप्सिस में रहेंगे ना, तो फिर क्या होता है, वो उनका इन्फ्लुएंस है ना, या उनका एक्शन जो होता है, उनका इफेक्ट जो होता है वो बरकरार रहता है जब तक वो रहेंगे। अच्छा, एन एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल क्या है, कोकीन इज एन एगोनिस्ट फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन। ये डोपामीन के तौर पर रोल प्ले कर रही होती है कोकीन, ये एगोनिस्ट है डोपामीन की। कोकीन ब्लॉक्स द रीअपटेक ऑफ डोपामीन दस इंक्रीजिंग इट्स इफेक्ट। ये बेसिकली डोपामीन का जो है ना इफेक्ट बरकरार रखती है, जो कोकीन जो होती है बेसिकली ये ब्लॉक कर देती है रीअपटेक को डोपामीन के, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका इफेक्ट बरकरार रहता है। जैसे यानी कि जब कोई कोकीन वगैरह लेता है ना, ये जो ड्रग्स होते हैं ये बेसिकली उससे हमें डोपामीन का ही इफेक्ट मिल रहा होता है। जब कोकीन लिया जाता है तो वो बेसिकली डोपामीन को कर देता है सुस्त, यानी कि उसको खत्म नहीं होने देता, उसके असर को बरकरार रखता है काफी देर तक, और उसकी वजह से क्या कर रहा होता है, एक जो ड्रग लेने वाला वो अच्छा फील करता है, वो इंजॉय करता है उस चीज को, वो बेसिकली उसको प्लेयर मिल रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ड्रग्स होते हैं उनके अंदर यही चीज होती है कि वो डोपामीन के इफेक्ट को बढ़ा देते हैं, अगर कम है तो वो ज्यादा कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, और उसको बरकरार रखते हैं काफी देर तक। जब बरकरार रखेंगे तो वो जाहिर सी बात है, जब तक वो नशा रहेगा, बंदा झूमता रहेगा, बंदा अच्छा फील करता रहेगा। अच्छा, दूसरा इफेक्ट क्या होता है इनका, या दूसरे तरह के जो ड्रग्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है, ये उसका उलट है अगोनिस्ट का। एंटागोनिस्ट इज अ ड्रग दैट रिड्यूस और स्टॉप्स द नॉर्मल इफेक्ट्स ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। ये उस न्यूरोट्रांसमीटर के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। जैसे हमने वो इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी देखा था ना, ये बेसिकली उसी तरह की बात है। इनहिबिटरी क्या होता है, रोक देता है, और एक्साइटेटरी क्या है, वो चालू कर देता है। When an antagonist is ingested, it binds to the receptor sites in the dendrites, thereby blocking the neurotransmitter। जब मतलब उसको लिया जाता है तो वो न्यूरोट्रांसमीटर को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। एज एन एग्जाम्पल, द पॉइजन इज एन एंटागोनिस्ट फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन। जो पॉइजन होता है ना, वो बेसिकली एसिटाइलकोलिन का क्या होता है, एंटागोनिस्ट होता है। व्हेन द पॉइजन एंटर्स द बॉडी, जब पॉइजन बॉडी में एंटर होती है ना, इट बाइंड्स टू द डेंड्रॉइड्स, स्टॉप्स कम्युनिकेशन अमंग द न्यूरॉन्स एंड यूजुअली कॉज डेथ। जब पॉइजन हमारी बॉडी में एंटर होता है तो ये बेसिकली एसिटाइलकोलिन को क्या कर देता है, रोक देता है, और न्यूरॉन्स के दरमियान में कम्युनिकेशन को बंद कर देता है। जब न्यूरॉन के दरमियान में कम्युनिकेशन बंद हो जाएगी तो फिर क्या होता है, वो डेथ कॉज करता है बेसिकली, यानी कि वो न्यूरॉन्स के दरमियान में केमिकल की कम्युनिकेशन को रोक देता है। जब रुक जाती है तो फिर उसकी वजह से क्या हो जाती है, डेथ कॉज होती है। अब हम देखते हैं जी, हमारे पास ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनको उनमें से कुछ को देखते हैं हम। एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन क्या होता है, अ कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर यूज्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड मोटर न्यूरॉन्स टू स्टिमुलेट मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो क्या करता है, जिसका काम क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान में क्या करना होता है, इसने रोल प्ले करना होता है, जो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन को, यानी कि मसल्स को हमने जब यूज करना होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन द ब्रेन टू रेगुलेट मेमोरी, स्लीपिंग एंड ड्रीमिंग। ये ब्रेन में क्या करता है, हमारी मेमोरी, स्लीपिंग और ड्रीमिंग को भी रेगुलेट करता है। अच्छा, अब इसका जो है ना, इसके साथ जो डिजीज एसोसिएट होती है, अल्जाइमर डिजीज इज एसोसिएटेड विद एन अंडर सप्लाई ऑफ एसिटाइलकोलिन।
अगर इसकी सप्लाई कम होगी तो फिर उसकी वजह से क्या हो सकता है, अल्जाइमर डिजीज होती है। निकोटीन इज एन एगोनिस्ट दैट एक्ट्स लाइक एसिटाइलकोलिन। जो निकोटीन है ना वो एसिटाइलकोलिन का ही बेसिकली इफेक्ट दे रही होती है, इन्फ्लुएंस दे रही होती है। जब यानी कि निकोटीन भी बंदा लेता है ना तो बेसिकली एज एसिटाइलकोलिन क्या होता है, अपना रोल प्ले कर रही होती है। तो अगर ये कम हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगी, अल्जाइमर डिजीज हो सकती है। उसके बाद है डोपामीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन मूवमेंट, मोटिवेशन एंड इमोशन। इनमें अपना मतलब बेसिकली इन्वॉल्व होता है। डोपामिन प्रोड्यूस फीलिंग ऑफ प्लेजर व्हेन रिलीज्ड बाय द ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम। जब इसको ब्रेन रिलीज करता है ना तो ये बेसिकली प्लेजर वाली फीलिंग रिलीज करता है, यानी कि राइज होती हैं। एंड इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन लर्निंग, और लर्निंग में भी अपना ये रोल प्ले करता है। आपने कभी देखा होगा कि कभी कभी आप बहुत ही अच्छा मतलब अच्छे तरीके से या आप शौक से सीख रहे होते हैं चीजों को, तो बेसिकली उस वक्त उसमें भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है डोपामीन। अच्छा, उसके बाद यदि फिर सम टाइम ऐसा होता है कि जब आप अच्छे से लर्न कर लेते हो, जब आप कोई चीज नहीं सीख लेते हो या जो आप सीखना चाहते थे वो सीख जाते हो ना, तो उसके बाद भी फिर आपको डोपामीन मिलता है, अच्छा फील कराता है कि यार यस मैंने अचीव कर लिया, मैंने सक्सेस हासिल कर लिया या मैंने सीख लिया। अच्छा, स्किज़ोफ्रेनिया इज लिंक टू इंक्रीज इन डोपामिन। अगर इंक्रीज कर जाएगा ना डोपामिन तो स्किज़ोफ्रेनिया होगा। अगर कम हो जाएगा तो फिर पार्किंसंस डिजीज होगी। याद रखिएगा ये फेमस जो हमारे डिसऑर्डर्स हैं, अगर डोपामिन ज्यादा हो जाएगा तो स्किज़ोफ्रेनिया, अगर कम हो जाएगा तो पार्किंसन डिजीज की तरफ जाएगा जी। उसके बाद है जी इंडोरफिन्स। इंडोरफिन क्या होता है, रिलीज इन रिस्पॉन्स टू बिहेवियर सच एज विगरस एक्सरसाइज, ऑर्गेजम एंड ईटिंग स्पाइसी फूड्स। ये रिलीज होता है एक्सरसाइज के वक्त, ऑर्गेजम के वक्त, इसके साथ साथ ईटिंग स्पाइसी फूड खाने से ये रिलीज होता है। अच्छा, इसके साथ इसका इफेक्ट क्या होता है, एंडोरफिन आर नेचुरल पेन रिलीवर्स। इससे क्या होता है, पेन हमारा जो है ना, पेन से रिलीफ मिलता है हमें, हमें पेन से बेसिकली बचाता है ये। दे आर रिलेटेड टू द कंपाउंड्स फाउंड इन ड्रग्स सच एज ओपियम, मॉर्फिन एंड हीरोइन। अब ये इन ड्रग्स को जब हम लेते हैं ना तो भी हमें जो पेन से रिलीफ मिलता है, ये बेसिकली उनके अंदर कहते हुए पाया जाता है। अच्छा, द रिलीज ऑफ एंडोर्फिन क्रिएट्स द रनर्स हाई दैट इज एक्सपीरियंस्ड आफ्टर इंटेंस फिजिकल एक्सर्शन। अब वो कहते हैं कि ये जो जब एंडोर्फिन हम लेते हैं ना तो इससे क्या होता है, रनर्स हाई वाली कैफियत पैदा होती है। रनर्स हाई क्या होता है, जब बंदा एक्टिव फील करता है, जब बंदा बहुत एक्साइटेड फील करता है, एनर्जी फील करता है, ठीक है, और स्ट्रेस से निकलने मतलब कि स्ट्रेस से रिलीफ फील करता है, पेन से रिलीफ फील करता है, ये वो वाली कंडीशन होती है। जैसे हमने डोपामिन के अंदर देखा था कि बंदा अच्छा फील करता है, प्लेजर फील करता है, ये उससे थोड़ा सा आगे की बात है। स्ट्रेस के अंदर जब ना हम किसी को एंग्जाइटी या डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस की बात होती है ना तो हम उनको बोलते हैं कि यार आप फिजिकली एक्टिव करो खुद को, ठीक है, फिजिकली क्या करो, एक्टिव करो खुद को। जब हम फिजिकली उसको एक्टिव कर देते हैं ना तो उसकी वजह से वो क्या करता है, वो बेसिकली एंडोर्फिन रिलीज होता है, ठीक है, एंडोर्फिन रिलीज होता है। तो उस वजह से वो फिर स्ट्रेस से क्या होता है, उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, एंग्जाइटी से थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, डिप्रेशन से थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये बहुत ही एक अच्छी अप्रोच है कि जब कोई स्ट्रेस में हो, एंग्जाइटी में हो, तो उसको फिजिकली आप एक्टिव कर दें। जब फिजिकली एक्टिव करोगे तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बेहतर फील करेगा। उसके बाद है जी गाबा, गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड, जिसको शॉर्टली गाबा भी बोलते हैं। द मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन। ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ब्रेन के अंदर। जब भी किसी न्यूरोट्रांसमीटर के बेसिकली इफेक्ट को रोकना होता है तो उस वक्त गाबा को यूज किया जाता है, इसके इफेक्ट को यूज किया जाता है। लैक ऑफ गाबा कैन लीड टू इनवॉलंटरी मोटर एक्शंस। जब ये लैक करता है ना गाबा, यानी कि ये कम रिलीज हो रहा होता है या ये मतलब कि उस क्वांटिटी में नहीं मिल रहा होता, उस रिलीज नहीं हो रहा होता है जिसकी जरूरत होती है, तो फिर क्या होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, मोटर एक्शन, इनवॉलंटरी मोटर एक्शन होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि ट्रेमर्स हो गया, सीजर्स हो गया, यानी कि बंदा मूवमेंट करना नहीं चाह रहा लेकिन ऑटोमेटिकली मूवमेंट हो रहा है। आपने देखा होगा लोगों के हाथ हिल रहे होते हैं, पाँव हिल रहे होते हैं, ठीक है, किसी की गर्दन भी हिल रही होती है, वो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं। वो गाबा के आप कह सकते हैं रिडक्शन की वजह से होता है, जब कम हो जाता है, या आप कह सकते हैं जब ये लैग कर जाता है। अल्कोहल स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ गाबा विच इनहिबिट्स द नर्वस सिस्टम एंड मेक्स अस फील ड्रंक। अब वो कहते हैं कि जब हम अल्कोहल पीते हैं ना, यानी कि शराब पीते हैं, तो उसकी वजह से गाबा रिलीज होता है। गाबा जब रिलीज होता है ना तो वो हमारे नर्वस सिस्टम को कर देता है स्लो। जब स्लो करता है तो हम फिर क्या, हम हमारा जो कैफियत भी उस तरह से हो जाती है कि हम भी स्लो हो जाते हैं, हमारा सारा जो ना कैफियत ही स्लो वाली हो जाती है।
उस तरह से हम एक्टिव नहीं रहते, तो जिसको हम कहते हैं कि पी हुई कैफियत, जिसको हम बोलते हैं ड्रंक, ही इज ड्रंक या शी इज ड्रंक, तो वो वाली कैफियत पैदा होती है। अच्छा, लो लेवल्स ऑफ गाबा कैन प्रोड्यूस एंग्जाइटी एंड गाबा अगोनिस्ट आर यूज्ड टू रिड्यूस एंग्जाइटी। अगर ये लो लेवल होगा इसका तो एंग्जाइटी क्रिएट हो सकती है। इसके साथ साथ एंग्जाइटी को खत्म करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, अगोनिस्ट दे रहे होते हैं एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए। एक तो इसकी इसके अगर ये लैग कर जाएगा तो मोटर एक्शंस होंगे, यानी कि ट्रेमर, सीजर्स वगैरह। उसके बाद अगर लो लेवल्स होंगे इसके तो एंग्जाइटी क्रिएट होती है। इसको एंग्जाइटी को खत्म करने के लिए हम इसके एगोनिस्ट लेते हैं, यानी कि जो गाबा को रिलीज कर रहा हो, यानी कि अच्छा उसके बाद क्या होता है, हाँ अल्कोहल के अंदर क्या होता है, गाबा रिलीज होता है बेसिकली, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। उसके बाद ये ग्लूटामेट, ग्लूटामेट क्या होता है, द मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर, इट इज रिलीज्ड इन मोर देन 90% ऑफ द ब्रेन सिनेप्सिस। ये 90% सिनेप्सिस में रिलीज होता है। ग्लूटामेट इज फाउंड इन द फूड एडिटिव, एमसीजी, यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट, फूड्स के अंदर ये पाया जाता है। इसके साथ कौन सी चीज एसोसिएटेड होती है, एक्सेस ग्लूटामेट कैन कॉज ओवर स्टिमुलेशन, माइग्रेन एंड सीजर्स। अगर ये एक्सेस हो जाए यानी कि ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा ग्लूटामेट मिलना शुरू हो जाए तो क्या होता है, ओवर स्टिमुलेशन होती है, माइग्रेन्स होना शुरू हो जाते हैं, इसके साथ साथ सीजर्स भी हो सकते हैं। ओवर स्टिमुलेशन बेसिकली क्या होता है, ओवर स्टिमुलेशन आप जब मतलब कि एक ही टाइम पर आपको बहुत सारे स्टिमुलस मिल रहे हो, जैसे मिसाल के तौर पर अब अगर आप बाजार में जाएं तो वहां पर आपको सेंसरी स्टिमुलस भी मिल रहा, सॉरी आपको चीजें देखने को मिल रही हैं, आपको टच करने को भी मिल रही हैं, आपको सुनने को मिल रही है। यानी कि अगर फर्ज करें हम सुनने की बात करें तो आपको एक ही टाइम पे बस का शोर भी आ रहा है, बाइक का भी आ रहा है, इंसानों का भी आ रहा है, वहां पर कोई चीज बन रही है उसका भी शोर आ रहा है। तो वो बेसिकली ओवर स्टिमुलेशन हो जाती है कि एक ही टाइम पर बहुत सारे आपको स्टिमुलस मिलना, और उसके साथ माइग्रेन यानी कि जो पेन होते हैं हमारा, और सीजर्स वगैरह ये भी होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन इन्वॉल्व इन मेनी फंक्शंस इंक्लूडिंग मूड, एपिटाइट, स्लीप एंड एग्रेशन। ये इसके अंदर अपना रोल प्ले करता है, इसमें इन्वॉल्व होता है, यानी कि स्लीप, मूड के अंदर, एपिटाइट, स्लीप और एग्रेशन में। लो लेवल्स ऑफ सेरोटोनिन और एसोसिएटेड विद डिप्रेशन। जब भी डिप्रेशन होगा तो इसका मतलब होता है लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन, सेरोटोनिन की कमी हो गई है। एंड सम ड्रग्स डिजाइन टू ट्रीट डिप्रेशन और नोन एज सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, एसएसआरआईज बोलते हैं इनको, जो जिसको डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए, एंग्जाइटी को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। एसएसआरआईज जिसको बोलते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, यानी कि ये सेरोटोनिन के रीअपटेक को क्या कर देता है, रोक देता है। दिस सर्व टू प्रिवेंट देयर रीअपटेक, जो कि इसको रीअपटेक को रोक देता है सेरोटोनिन के, और सेरोटोनिन मौजूद रहता है साइनेप्स के अंदर, और फिर उसकी कैफियत या उसका इफेक्ट भी मौजूद रहता है और बंदा अच्छा फील करता है। एसिटाइलकोलिन, इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। एसिटाइलकोलिन, द डिस्कवरी that the cells communicate by releasing chemicals was first made in the connection with the transmitter acetylcholine. Acetylcholine has been found throughout the nervous system. ये nervous system में पाया जाता है, सारे के throughout the nervous, सारे nervous system में पाया जाता है acetylcholine। अच्छा, उसके बाद it is the only transmitter between motor neurons and voluntary muscles। ये एक ही न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो वॉलेंट्री मसल्स और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान में अपना रोल प्ले करता है। Every move you make, walking, talking, breathing, depends on acetylcholine released to your muscles by motor neurons। वो कहते हैं कि जो हमारी मूवमेंट होती है ना कोई भी, उसमें बेसिकली एसिटाइलकोलिन ही रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है, वो एसिटाइलकोलिन ही उसकी वजह बन रहा होता है, जो कि मोटर न्यूरॉन्स रिलीज कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद एसिटाइलकोलिन आल्सो अपीयर्स टू कंट्रीब्यूट टू अटेंशन, अराउजल एंड मेमोरी। ये उस मसल सॉरी मूवमेंट के अलावा अटेंशन में भी अपना रोल प्ले करता है, अराउजल में भी और मेमोरी में भी। एन इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ एसिटाइलकोलिन इन सर्टेन एरियाज ऑफ द ब्रेन इज एसोसिएटेड विद द मेमोरी लॉस सीन इन अल्जाइमर डिजीज। अगर ये कम हो जाएगा तो फिर मेमोरी का इशू बनेगा, जो कि अल्जाइमर डिजीज के अंदर हमें देखने को मिलती है। Although acetylcholine depletion does not appear to be the crucial causal factor underlying Alzheimer disease, the drug treatments currently available, which can produce slight improvements in cognitive functioning। वैसे तो वो कहते हैं कि जो है ना अल्जाइमर डिजीज का जो टोटली ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि
ऐसी आजकल एसिटाइलकोलिन के से रिलेटेड ऐसी बेसिकली मेडिसिन मौजूद है जो क्या करती है, ड्रग treatments currently available which can produce slight improvement in cognitive function work by amplifying acetylcholine activity। बेसिकली एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को बढ़ा देती है ड्रग्स, जो कि स्लाइट इंप्रूवमेंट देती है अल्जाइमर डिजीज के अंदर, थोड़ी सी बेहतरी, या आप कह सकते हैं मैनेज किया जा सकता है उसको मेडिसिन के थ्रू, लेकिन कंप्लीटली नहीं ठीक होते हैं। अच्छा, गाबा के बारे में हमने पहले भी देख लिया है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। अनदर ग्रुप ऑफ ट्रांसमीटर्स कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड पर मौजूद पे मुश्तमिल होता है कुछ और न्यूरोट्रांसमीटर्स। वन ऑफ दीज गाबा, यानी कि गाबा होता है गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड। इन नोटेबल इन दैट इट सीम्स टू प्रोड्यूस ओनली इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, यानी कि इसको जो है स्लो करने का जो काम करता है सिस्टम को, वो यही करता है। Some neurotransmitters such as acetylcholine and norepinephrine और versatile, जो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हैं जैसे एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये वर्सटाइल होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा रोल प्ले करते हैं। दे कैन प्रोड्यूस आइदर एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, यानी कि ये इनहिबिटरी भी होते हैं और एक्साइटेटरी भी होते हैं। अच्छा, हाउएवर गाबा अपीयर्स टू हैव इनहिबिटरी इफेक्ट्स एट वर्चुअली ऑल सिनेप्सेस। गाबा का काम सिर्फ इनहिबिटरी इफेक्ट्स प्रोड्यूस करना होता है। गाबा रिसेप्टर्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ब्रेन एंड मे बी प्रेजेंट एट 40% ऑफ सिनेप्सेस। 40% सिनेप्सेस या न्यूरॉन्स पर में मौजूद होते हैं ये। गाबा अपीयर्स टू बी रिस्पांसिबल फॉर मच ऑफ द इनहिबिशन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्टडी सजेस्ट दैट गाबा इज इन्वॉल्वड इन रेगुलेशन ऑफ एंजाइटी इन ह्यूमन एंड डिस्टर्बेंसेस इन गाबा सर्किट्स में कंट्रीब्यूट टू सम टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स। और गाबा की डिस्टर्बेंस की वजह से एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। गाबा सर्किट्स आल्सो अपीयर टू कंट्रीब्यूट टू द मॉड्यूलेशन ऑफ स्लीप एंड अराउजल। और जो गाबा है वो स्लीप एंड अराउजल के अंदर भी अपना रोल प्ले करता है, यानी कि इसमें भी अपना इफेक्ट देता है। उसके बाद मोनोमीन्स है हमारे पास। मोनोमीन्स क्या है, हमने इनको बेसिकली पहले भी पढ़ लिया है। मोनोमीन्स बेसिकली डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन को बोलते हैं। ये ग्रुप है न्यूरोट्रांसमीटर का जिसमें मौजूद होते हैं डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन। डोपामीन क्या होता है वो हमने देख लिया बड़ी डिटेल से, कि जो मोटिवेशन में, प्लेजर में अपना रोल प्ले करता है। इसकी ज्यादा हो जाएगी, इसकी अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो स्किज़ोफ्रेनिया, अगर कम हो जाएगा तो पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल इलनेस होती है ये बेसिकली, मार्क बाय ट्रेमर्स, मसल रिजिडिटी एंड रिड्यूस कंट्रोल ओवर वॉलंटरी मूवमेंट्स। कंट्रोल नहीं रहता इंसान का अपने मूवमेंट्स पे। नॉरएपिनेफ्रिन ये दो तरह से अपना रोल प्ले करती है, यानी कि एज अ न्यूरोट्रांसमीटर भी और एज अ ह्यूमन हार्मोन भी। जब एज अ न्यूरोट्रांसमीटर रोल प्ले करता है जो नॉरएपिनेफ्रिन है, तो कैसे क्या होता है, एज नॉरएपिनेफ्रिन हेल्प्स ट्रांसमिट nerve signals across nerve endings to other nerve cells, muscle cells और gland cells. It plays several essential roles, different roles होते हैं। Increase alertness बढ़ा देते हैं, arousal को बढ़ाते हैं और attention में अपना रोल प्ले करते हैं। Contracts blood vessels, helping to maintain blood pressure during times of stress. blood pressure को एज अ केमिकल ये अपना रोल प्ले करते हैं। अच्छा, उसके बाद अफेक्ट योर स्लीप वेक साइकिल, मूड एंड मेमोरी। स्लीप वेक साइकिल को भी इफेक्ट करते हैं, हमारे मूड और मेमोरी को भी इफेक्ट करते हैं। एज अ हार्मोन क्या करता है ये, योर एड्रेनल ग्लैंड्स लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी, यानी कि जो एड्रेनल ग्लैंड जो होते हैं ना, किडनीज के ऊपर मौजूद होते हैं, दोनों किडनीज के ऊपर, ये नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज करते हैं एज अ हार्मोन। दिस ट्रिगर्स फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, जो कि फाइट और फ्लाइट के लिए हमें प्रिपेयर करते हैं, जो हमने ऊपर भी देखा है। आईज में अपना रोल प्ले कैसे करते हैं ये, प्यूपल्स डायलेट टू इंप्रूव विजन, ये विजन को इंप्रूव करते हैं। ब्लड इन डाइवर्टेड टू ऑक्सीजन हंग्री एरियाज कॉजिंग पेलनेस। अब ये बेसिकली क्या करते हैं, ये ब्लड को डाइवर्ट कर देते हैं वहां पर जहां पर ऑक्सीजन हंग्री एरियाज होते हैं, यानी कि जहां पर कमी होती है। उसके बाद पंप्स हार्डर एंड फास्टर टू डिलीवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेयर नीडेड, ये इसको हार्ट फास्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड सो नॉरएपिनेफ्रिन इज लाइक योर बॉडीज अलर्ट सिस्टम रेडी टू किक इन व्हेन डेंजर ब्लूम। जब आप प्रॉब्लम में होते हैं, इमरजेंसी में होते हैं, तो उस वक्त ये अपना रोल प्ले करते हैं सिस्टम को या सारे प्रोसीजर को, प्रोसेस को तेज करके। उसके बाद हमने सेरोटोनिन को देखा, सेरोटोनिन अपना रोल प्ले करता है उसके अंदर डिप्रेशन के अंदर। स्लीप एंड अराउजल साइकिल में अपना रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ कंसिडरेबल एविडेंस आल्सो सजेस्ट दैट न्यूरल सर्किट्स यूजिंग सेरोटोनिन रेगुलेट्स अग्रेसिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड सम प्रीलिमिनरी एविडेंस रिलेट्स सेरोटोनिन एक्टिविटी एट अग्रेशन इन ह्यूमंस।
अग्रेशन में भी अपना ये रोल प्ले करता है जो सेरोटोनिन है, कहीं मतलब कि ये स्टडी फाइंड की गई है। अच्छा, उसके बाद एबनॉर्मल लेवल्स ऑफ मोनोमीन्स इन द ब्रेन हैव बीन रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्टन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को है ना ये कॉज करते हैं, जो डिफरेंट मोनोमीन्स जो है ना डिफरेंट आप कह सकते हैं सर्टन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में अपना रोल प्ले करते हैं। इनकी जो आप कह सकते हैं जो बैलेंस जब डिस्टर्ब होगा ना तो डिफरेंट डिसऑर्डर्स को कॉज करेंगे। हाँ, जिसको कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल, पीपल हु सफर फ्रॉम डिप्रेशन अपीयर टू हैव लो लेवल्स ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, सॉरी, लो लेवल्स ऑफ एक्टिवेशन एट नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन साइनेप्सिस। सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन वो कहते हैं कि जहाँ लो लेवल हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, बैलेंस डिसबैलेंस होगा, तो फिर क्या होगा, डिप्रेशन की तरफ बंदा जाता है। ऑल्दो न्यूमरस अदर बायोकेमिकल चेंजेस में ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू डिप्रेशन, और भी बहुत सारी चीजें वो कहते हैं कि कॉज करती हैं डिप्रेशन को। abnormalities are norepinephrine and serotonin synapse appear to play a central role। नॉरएपिनेफ्रिन और जो है ना सेरोटोनिन सिनेप्स में जो सिनेप्स में जो सॉरी सेरोटोनिन और जो नॉरएपिनेफ्रिन की एबनॉर्मेलिटी है ये मेजर रोल प्ले करती है डिप्रेशन में। एज मोस्ट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स एक्सर्ट देयर मेन इफेक्ट्स एट दी सिनेप्स। और ये जो एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स है ना वो कहते हैं इन्हीं सिनेप्सिस में जाके अपना रोल प्ले करते हैं। इसका मतलब ये है कि यही मेजर रोल प्ले करते हैं, डिप्रेशन को कॉज करते हैं। अच्छा, बहुत सारे जो बुक्स में सेरोटोनिन का सिर्फ लिखा हुआ है कि सेरोटोनिन ही कॉज करता है, यही मेजर कॉज होता है, लेकिन नॉरएपिनेफ्रिन भी अपना रोल प्ले करता है डिप्रेशन में। Abnormalities in serotonin circuits have also been implicated as a factor in eating disorder। सेरोटोनिन ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर भी रोल प्ले करता है, सच एज एनोरेक्सिया, जो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है ना उसमें अपना रोल प्ले करता है। एंड इन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी ये बेसिकली रोल प्ले कर रहा होता है, इफेक्ट दे रहा होता है। अच्छा, इन सिमिलर फैशंस द डोपामिन हाइपोथेसिस assert that abnormalities in activity at dopamine synapses play an important role in the development of schizophrenia। schizophrenia बेसिकली होता है डोपामिन की वजह से। दिस सिवियर इलनेस इज मार्क्ड बाय द इरेशनल थॉट हेलुसिनेशन, यानी कि इसमें हेलुसिनेशन और हेलुसिनेशन हो रहे होते हैं, डिल्यूजन्स हो रहे होते हैं, ठीक है, रियलिटी से उसकी बेसिकली जो कांटेक्ट नहीं रहता। अफेक्टिंग afflicting roughly 1% of population, schizophrenia requires hospitalization। हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए होती है schizophrenia के अंदर। स्टडी सजेस्ट दैट ओवर एक्टिविटी एट डोपामीन सिनेप्स इज द न्यूरोलॉजिकल बेसिस फॉर schizophrenia। डोपामीन ही बेसिकली वो क्या कर रहा होता है, इसको कॉज कर रहा होता है। वाई, क्यों कर रहा होता है, वो कहते हैं वाई, primarily because the therapeutic drugs that tame schizophrenic symptoms are known to block some dopamine receptors sites and thus reduce dopamine activity। अब वो कहते हैं कि जब है ना यानी कि ये क्यों हुआ था, ऐसे कैसे, ऐसे कब पता चला या कैसे पता चलता है कि डोपामिन ही इसको कॉज करता है। वो कहते हैं कि जब मेडिसिन दी जाती है ना तो वो जब डोपामिन की एक्टिविटी को रोक देते हैं तो उस वक्त क्या होता है, बेहतर फील होता है, या उसकी एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, इफेक्ट नजर आता है पर्सन पर। अच्छा, उसके बाद टेम्परेरी अल्टरेशन एट मोनोमीन्स synapses also appear to account for the powerful effects of some widely abused drugs including amphetamines and cocaine। These stimulant drugs seem to exert most of their effects by creating a storm of increased activity at dopamine and norepinephrine। तो बेसिकली कि ये जो है ना ये जो ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं, बेसिकली इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देती हैं, एम्फेटामिन और कोकीन वगैरह, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन की। अच्छा, some theorists believe that the rewarding effects of most abused drugs depend on increased activity in a particular dopamine pathway। वो कहते हैं कि चूंकि डोपामिन के पाथवे इंक्रीज होते हैं तो इसलिए उसका इफेक्ट हो रहा होता है। Furthermore, dysregulation in the dopamine pathway appears to be chief factor underlying drug craving and addiction। वो कहते हैं कि जब बेसिकली जो ड्रग क्रेविंग हो रही होती है या एडिक्शन हो रही होती है ना, यानी कि जब हम फील कर रहे होते हैं तो वो बेसिकली किस वजह से हो रहा होता है, जो डिसरेगुलेशन होती है ना डोपामिन की उसकी वजह से, यानी कि डिसबैलेंस जब हो जाता है ना तो उसकी वजह से फिर क्रेविंग हो रही होती है कि हमें ड्रग मिले या हम एडिक्शन बेसिकली अपनी एडिक्शन को फुलफिल करें। तो ये इस तरह से रोल प्ले कर रहा होता है सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? आज का लेक्चर हमारा यहीं तक होगा।